प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 7 पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आप लोगों को याद है कि अध्याय 7 में कौन सा पाठ है? जी हाँ बच्चों, अध्याय 7 के पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। आज इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं और साथ ही हम लोग पृथक्करण की विभिन्न विधियों में से हस्तचयन विधि, थ्रेशिंग, निष्पावन और चालन विधि पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ चित्र में क्या हो रहा है? चावल में से कंकड़ों को चुनकर अलग किया जा रहा है। और यहाँ दूसरे चित्र में छन्नी से चाय को छानकर चाय की पत्ती को पृथक किया जा रहा है। और यहाँ तीसरे चित्र में मिश्रण में से अलग अलग वस्तुओं को छांटा जा रहा है। मतलब इन चित्रों में चुनने की, छानने की और छांटने की क्रिया हो रही है। इसे ही हम लोग पृथक्करण, सेपरेशन कहते हैं। अब बच्चों, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे हम पृथक्करण क्यों करते हैं? अपने दैनिक जीवन में हमने कहाँ-कहाँ पर पृथक्करण की क्रिया होते देखी है, या पदार्थों को अलग अलग क्यों किया जाता है? तो चलिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हम पृथक्करण क्यों करते हैं? तो बच्चों, हम पृथक्करण करते हैं मिश्रण में से अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चाय को छन्नी में से जब हम छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में ही रह जाती है। चाय पत्ती हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो हम लोग अनुपयोगी पदार्थ मतलब चाय पत्ती को यहाँ पर छानकर अलग कर रहे हैं। कभी कभी हम हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए भी पृथक्करण करते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर सेब में से एक सेब सड़ा हुआ है। यह सड़ा हुआ सेब हमारे लिए हानिकारक है, तो इसीलिए हम इस सड़े हुए सेब को अलग करते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए भी पृथक्करण की क्रिया करते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर दही को मथकर उससे मक्खन निकाला जा रहा है। और कभी कभी हम शुद्ध जल को प्राप्त करने के लिए भी पृथक्करण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बर्तन के ऊपर महीन कपड़े को बांधा गया है और इस तरह से साफ पानी बर्तन में जाकर जमा हो जाता है और अशुद्धियां जो है यह इस महीन कपड़े के ऊपर ही जमा हो जाती हैं। तो अब बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग पृथक्करण क्यों करते हैं और अपने दैनिक जीवन में हमने कहाँ-कहाँ पर पृथक्करण की क्रिया होते हुए देखी है। हम पृथक्करण के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग क्यों करते हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा, कहीं पर हम चाय पत्ती को छानकर अलग करते हैं, कहीं हम चावल में से कंकड़ को चुनकर अलग करते हैं, कहीं हम दही को मथकर उससे मक्खन को अलग करते हैं। तो हम पृथक्करण की इतनी सारी विधियों का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों, पृथक करने वाले पदार्थ के कणों की माप तथा अवस्था भिन्न भिन्न होती है। साथ ही जिन्हें हम पृथक करते हैं वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। और इसी कारण पृथक्करण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। चलिए, अब हम लोग पृथक्करण की अलग अलग विधियों पर चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहली विधि है हस्त चयन विधि, मतलब हाथ से चुनकर अलग करने की विधि, जिसे हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। किसी मिश्रण से अवांछित मतलब जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं, या अनुपयोगी वह पदार्थ जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, तो वैसे पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हस्त चयन विधि कहती है। जैसे यहाँ पर दाल से कंकड़ों को चुनकर अलग किया जा रहा है। यहाँ पर टोकरी में 2 तरह के अंगूर मिले हुए हैं, तो हम हाथ से चुनकर इस तरह से अलग अलग अंगूर के गुच्छों को अलग अलग कर सकते हैं। हम इस तरह से भी सब्जियों को हाथ से तोड़कर अलग करते हैं, और हम इस तरह से भी अनाज में से सड़े हुए अनाज को चुनकर अलग करती हैं। बच्चों, आप लोग भी अपने खाने में से हरी मिर्च को चुन चुन कर अलग कर देते हैं, तो यह भी हस्त चयन की विधि हुई। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, मतलब चावल में से कंकड़ को हम लोग चुनकर अलग करते हैं, कंकड़ों की मात्रा कम होती है, इसीलिए यहाँ हम लोग हस्त चयन विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस विधि का एक डिसएडवांटेज है कि इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि एक एक कंकड़ को हाथ से चुनकर अलग करना पड़ता है। अब हम लोग पृथक्करण की दूसरी विधि, थ्रेशिंग विधि को देखते हैं। बच्चों, फसल खेतों में होती है। जब हम लोग खेतों से फसल को काटकर खलिहान में लाते हैं, तो अन्न के दाने डंडियों में लगे हुए होते हैं। अब अन्न के दानों को डंडियों से अलग करना रहता है, तो इसके लिए पहले हम लोग इन डंडियों को धूप में सुखा लेते हैं, और यदि डंडियों की मात्रा कम है तो हम पीट करके अन्न के दानों को अलग करते हैं। इसे हम लोग दौनी करना भी कहते हैं। डंडियों से अन्न कणों या अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग 3 तरीके से की जाती है। पहला है हाथ से थ्रेशिंग। जब कटी हुई फसल का गट्ठर छोटा होता है तो उसे किसी कठोर सतह पर हाथ से पीटा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर पत्थर पर पीटा जा रहा है, यहाँ पर लोहे के ड्रम के ऊपर पीटा जा रहा है। इस तरह पीटने से अनाज डंडियों से अलग हो जाता है। दूसरी विधि है मवेशियों द्वारा थ्रेशिंग। जब फसल की मात्रा अधिक होती है तो थ्रेशिंग के लिए मवेशियों की मदद ली जाती है। यहाँ पर बीच में बांस का एक खूंटा लगाया जाता है। खूंटे के चारों ओर इस तरह से अनाज को हम लोग फैला देते हैं। खूंटे से बैलों को या भैंसों को बांध लेते हैं, और जब बैल या भैंस इस अनाज पर चलते हैं तो मवेशियों के खुरों से रौंदे जाने के कारण अनाज अलग हो जाता है। और तीसरा तरीका है मशीनों के द्वारा थ्रेशिंग। तो मशीनों के द्वारा थ्रेशिंग करने से बहुत बड़ी मात्रा में थ्रेशिंग बहुत ही कम समय में हो जाती है, और इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तीसरी विधि है निष्पावन ओसाना विधि, विनोइंग। जब पवन की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है तो इसे निष्पावन कहते हैं। बच्चों, थ्रेशिंग विधि में हमने देखा कि अनाज को डंडियों से अलग किया गया। जब इस अनाज को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो अनाज के साथ भूसा भी मिला हुआ होता है। अब अनाज से भूसे को अलग करने के लिए निष्पावन या ओसाना विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किसान अनाज और भूसे के मिश्रण को सूप में लेते हैं। सूप को अपने सर से इस तरह से ऊंचा उठाते हैं और धीरे धीरे मिश्रण को नीचे गिराते हैं, तो
पवन के कारण भूसा चूंकि हल्का होता है तो यह थोड़ा आगे जाकर गिरता है, और अनाज भारी होता है इसीलिए अनाज पास में गिरता है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, हवा की दिशा के कारण भूसा हल्का है और इसीलिए उड़कर आगे चला जाता है, जबकि अनाज भारी है तो यह नजदीक में ही गिरता है। जो अलग हुआ भूसा है यह पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होता है। और बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से फटक करके भी हम अनाज से भूसे को अलग करते हैं। जब इस तरह से अनाज को फटकते हैं तो भूसा हल्का होने के कारण आगे जमा हो जाता है और हम लोग इसे हाथ से अलग कर लेते हैं। अत्यधिक अन्न कणों को डंडियों से अलग करने के लिए पंखों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हाथ से पंखे को चलाया जा रहा है और अनाज से भूसा अलग किया जा रहा है। बड़े बड़े खेतों में आजकल कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग होता है। यह मशीन कटाई मतलब फसलों को खेतों में काट भी लेती है, थ्रेशिंग भी कर लेती है मतलब डंडियों से अनाज को भी अलग कर लेती है, और अनाज से भूसों को भी मतलब निष्पावन विधि, ये तीनों क्रियाएं एक साथ ही मशीन के द्वारा हो जाती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का ही इस्तेमाल होता है और भारत के पंजाब के किसानों के पास भी हमें इस तरह की मशीन देखने को मिल जाएगी। चौथी विधि है चालन विधि। जब मिश्रण में अलग अलग आकार के घटक होते हैं तो हम लोग उन्हें चलनी से चाल करके अलग करते हैं। चलनी में जो छेद होते हैं इनका आकार अलग अलग होता है और जो छोटे आकार के कण हैं वे चलनी के छेदों में से नीचे जाकर जमा हो जाते हैं और जो बड़े कण हैं वे चलनी में ही रह जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो बारीक कण हैं वे नीचे चलनी के नीचे पार हो गए छेदों में से और नीचे में जमा हो गए हैं, और जो बड़े कण हैं ये चलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। चलनी के छोटे छोटे छिद्र से यहाँ आटे के छोटे कण निकल गए और जो अशुद्धियां हैं जिसे हम लोग चोकर कहते हैं यह चलनी में ही रह गया। गेहूं पीसने वाले मिल में भी गेहूं से कंकड़ पत्थर हटाने के लिए इस तरह से बड़ी चलनी का प्रयोग किया जाता है। निर्माण स्थल पर मतलब मकान वगैरह जहां बन रहा है वहां भी रेत से कंकड़ को अलग करने के लिए इस तरह से रोल लोहे की बड़ी चलनी का इस्तेमाल होता है। चलनी के छिद्र का माप छानने वाले पदार्थ के साइज पर निर्भर करता है। सुनार अलग अलग साइज की मोतियों को अलग करने के लिए भी चालन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं, अलग अलग छेदों के माप वाली चलनियां लगी हुई हैं, इसीलिए सबसे छोटे आकार के मोती सबसे नीचे हैं, उससे बड़े आकार के बीच में, उससे बड़े आकार के बीच में, मतलब चलनियों के द्वारा सुनार अलग अलग आकार की मोतियों को पृथक कर लेते हैं। और बच्चों केरल में भी अलग अलग साइज के काजू को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी अलग अलग छेदों के माप वाली चलनियां इस तरह से मशीन में लगी होती हैं जिनसे अलग अलग साइज के काजू अलग अलग कर लिए जाते हैं। तो बच्चों यह थी हम लोगों की पृथक्करण की विधि, हस्तचयन विधि, थ्रेशिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि। अब बच्चों हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलनियों में छिद्र अलग अलग माप के क्यों होते हैं? क्योंकि अशुद्धियों का साइज अलग अलग होता है और इसीलिए उन्हें अलग अलग करने के लिए छिद्रों के माप अलग अलग होते हैं। चलनियों के छिद्र का माप छानने वाले पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। चूंकि हमें अलग अलग आकार के पदार्थों को पृथक करना होता है, इसलिए चलनियों में छिद्र अलग अलग माप के होते हैं। दूसरा प्रश्न,
कीड़े को गेहूं के दाने से किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो हाथ से चुनकर हम अलग कर सकते हैं, हस्तचयन विधि द्वारा। तीसरा प्रश्न, मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। और चौथा प्रश्न, बालू और संगमरमर के टुकड़ों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो चालन विधि के द्वारा। लोहे की बड़ी बड़ी चलनी से हम लोग बालू और संगमरमर के टुकड़ों को अलग करते हैं। इस भाग में हमने सीखा पदार्थों का पृथक्करण क्यों किया जाता है। पृथक्करण की विधियों में से हम लोगों ने हस्तचयन विधि, थ्रेशिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि के बारे में जाना। इस पाठ के अगले भाग में हम लोग जानेंगे अवसादन विधि, निस्तारण विधि और निस्यंदन विधि के बारे में। तब तक बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।